हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। ये मान लीजिए कोई प्रयागराज की मीटिंग चल रही है जहां पर सेंटर और स्टेट एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसको मीटिंग मानिए, आप इसको दोस्ती मानिए, आप इसको टुगेदरनेस मानिए, जो मानना है मानिए, लेकिन आपका ये चैप्टर जो है वो और कुछ नहीं, सिंपल सा फेडरलिज्म का चैप्टर है। सिंपल सा फेडरलिज्म का चैप्टर है। सिर्फ एक शब्द में इस चैप्टर को आपके दिमाग में एंटर करवा सकता हूं। जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम करे उसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। उसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। आपके घर में जब परिवार भले ही अलग अलग रह रहा हो, लेकिन वहां पर दादाजी की भी चलती हो, वहां पर आपके पापा की भी चलती हो और आपके चाचा की भी चलती हो, इसका मतलब ये है कि वो देश, वो घर क्या है बच्चा? फेडरल है। ये एक सेंटेंस में चैप्टर का बैकबोन मैंने आपको बता दिया। चैप्टर की डिटेलिंग में एंटर करते हैं और एंटर करते हैं आज के चैप्टर फेडरलिज्म पार्ट 1 में। आज के चैप्टर फेडरलिज्म पार्ट 1 में ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जहां पर सेंटर और स्टेट एक साथ काम करते हैं उनको फेडरलिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये आई डेफिनेशन। इस पूरे वीडियो में केवल आपको येलो पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, वो कीवर्ड्स है। येलो पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना, वो कीवर्ड्स है। क्या है फेडरलिज्म? सिस्टम है सर, सिस्टम है सर। किस चीज का सिस्टम है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें पावर डिवाइड होती है सर किसके बीच में? सेंट्रल के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। इसका मतलब कहना चाह रहा है स्टेट्स के बीच में। जब सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पावर डिवाइड हो रही है किसके बीच में? सेंटर के बीच में और बहुत सारे स्टेट्स के बीच में। ठीक है, अब मैं एक कहानी सुनिएगा। सर ये क्या है, मतलब ये क्यों है फेडरल, क्या मतलब समझ भी नहीं आया कुछ। एनसीईआरटी ने भी इसको बताया नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में इतना डिटेल में बताया नहीं है। सुनिएगा क्या है। आप चले जाइए 300, 400, 500, 600 साल पहले, है ना, और आप ये मान लीजिए कि साहब कि नेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब हम इस भारत को देश नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं कि इसमें 550 अलग अलग राजवाड़े हैं, डायनेस्टीज है ना। जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली अलग है, आगरा अलग है। ठीक है, देश नहीं है अभी। अब आ जाइए 1947 में। 1947 में भारत देश आजाद हुआ। 1947 में भारत देश आजाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि सुनो तुम सारे के सारे 550 रियासतें, अब तुमको एक होना पड़ेगा भाई, अब तुमको एक होना पड़ेगा। इन राजाओं ने कहा यार क्या बात कर रहे हो वल्लभ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, इतने सालों से हम लोग राजा हैं और ये हैदराबाद के लोगों का कल्चर अलग हो चुका है, मराठों का कल्चर अलग हो चुका है, मैं कह सकता हूं आगरा के लोगों का कल्चर अलग हो चुका है, हम कैसे एक हो जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं डरो मत, मैं आपको भी पावर दूंगा, क्योंकि हमारे यहां हम कैसा सिस्टम अपनाने वाले हैं? फेडरल सिस्टम। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि किसी जमाने में हम अलग थे, लेकिन हम जब एक हुए उसके बावजूद भी उन लोगों को हमने पावर दी, उन लोगों को हमने उनकी सरकारें बनाने दी। इसी को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको आपके घर का एग्जांपल दिया है ना भाई, एक जमाने में आपके दादा और दादी थे, ठीक है, फिर आपके पापा और चाचा बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, वो अलग अलग रहने लगे,
अलग अलग रहने से परिवार तो अलग हो नहीं गया। यही तो फेडरल सिस्टम है। क्या आपके दादाजी ने आपके पापा को भी पावर दिया बोलने का, भाई आप डिसीजन ले सकते हो, और आपके चाचा को भी पावर दिया बोलने का, आप भी डिसीजन ले सकते हो। ये कुछ नहीं, एनसीईआरटी आपको डरा रहा है और इसको क्या कह रहा है, फेडरलिज्म कह रहा है। आ गया क्या समझ में? इसी को हम क्या कह रहे हैं, फेडरलिज्म। शब्दों से अगर आप डर गए ना बेटा, तो बड़ी से बड़ी एग्जाम तो क्या, छोटी से छोटी एग्जाम भी निकल नहीं पाएगी। एक्चुअली में पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का सेकंड फीचर क्या है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा सरकारें होती हैं। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सरकारें होती हैं उसको हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्या हमारे यहाँ 2 या 2 से ज्यादा सरकारें हैं क्या? है ना यार, 3 प्रकार की है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। पहले बेसिक बेसिक सीख लो, फिर थोड़ा थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगा। तो 2 या 2 से ज्यादा सरकारें होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। है क्या हमारे यहाँ? तो हमारा देश क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, एक प्रकार से फेडरल सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? अरे है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय इंडिपेंडेंट। वो क्या करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे, एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली। अपनी अपना स्टेट अपना अपना पावर इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, एंजॉय करेगा। सर कैसे, सर कैसे? राजस्थान में कुछ सालों पहले जो पुलिस थी ना, वो क्या पहनती थी पता है, धोती। मध्य प्रदेश में पुलिस वाले का जो पहनावा है वो उनके बेल्ट अलग होते हैं। यूपी में, गोवा में अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को स्टेट का पावर रहता है, सेंटर को सेंटर का पावर रहता है। जहां पर ऐसा पावर रहता है वो फेडरलिज्म होता है। वो क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया सिंपल और सीधे से भाषा में, और इसका इतिहास भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब बहुत सारे क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया एक तो होता है, लेकिन वो अपने आप को अलग अलग मानते हैं। लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है साहब हम एक साथ रहने को तैयार हैं, क्योंकि हम सभी का इतिहास एक जैसा ही है, लेकिन हमारे लोग जैसे मराठी लोग हैं वो अलग हैं, उनकी भाषा अलग है। तेलुगु लोग हैं वो अलग है, उनकी भाषा अलग है। तो हमको बोलेंगे कि भाई आप अपनी भाषा बोलिए, आपको जैसा सरकार बनानी है बनाइए, आपको जैसा कानून बनाना है बनाइए, लेकिन एक शर्त पर कि रहना आपको इसी बाउंड्री में है, रहना आपको हिंदुस्तान में ही है। यही फेडरलिज्म है, यही फेडरलिज्म। फिर से वो पिक्चर देखिए सर, फिर से वो बैठ जहां पे सेंटर और स्टेट एक हो जाए ना बेटा, सुनील सर ने कहा है वो फेडरलिज्म है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट इन द एंटायर कंट्री, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो पूरा एंटायर कंट्री को देखेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जो केवल स्टेट को देखेगी वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। और फिर एक होती है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। अब इसमें क्या था बताओ, इस चैप्टर में क्या है, कुछ भी नहीं है सर। इतना सिंपल सा सादा सा चैप्टर है और इससे आप डरते हो। आइएगा बेटा, आइएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब सर ये फेडरल गवर्नमेंट तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा सर। एक और गवर्नमेंट होती है यूनिटरी। अब सुनिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और एक और प्रकार की सरकार होती है यूनिटरी। भाई अभी मैंने आपको समझाया जहां पर आप अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं हो और एक हो, और एक ऐसी सरकार होती है कि वहां पर केवल आपके सेंटर की चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में केवल आपके दादाजी की चल रही है, वो ना तो आपके पापा को डिसीजन लेने देते हैं और ना ही आपके चाचा को डिसीजन लेने देते हैं। पास में बैठे हो तो पूछना उनसे कि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ना तो आपके पापा को डिसीजन लेने देते हैं, ना तो आपके चाचा जी को डिसीजन लेने देते हैं। ऐसी सरकार, ऐसे घर को क्या बोलेंगे, यूनिटरी बोलेंगे। लेकिन आप घर की बात नहीं कर रहे, घर का तो मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे लिख के बताया ना घर का। ठीक है, यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर सेंटर ज्यादा डोमिनेट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट में जहां पर दोनों के पास पावर होता है वो कहलाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइएगा थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सरकारें हो वो फेडरल गवर्नमेंट। सिंपल सा पॉइंट।
जहां पर केवल एक ही लेवल की सरकार हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। यहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर स्टेट्स है ही नहीं। सर इसका एग्जाम्पल है ना बेटा, है बिल्कुल है। आप मान लीजिए आप नॉर्थ कोरिया को मान लीजिए, है तो डिक्टेटरशिप लेकिन सेंटर ही तो काम कर रहा है वहां पर, स्टेट्स है कहां। अरे स्टेट्स है कहां, एक प्रकार से यूनिटरी हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल पावर शेयर्ड बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तू भी शेयर कर मेरे भाई मोदी और योगी, तू भी शेयर कर। मतलब कौन सी सरकार चला रहे हैं देश में, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, देखो शब्दों का खेल है यार। मैं एक अगर मेरा अनुभव क्या कहता है, एक अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी राजनीति जानता है, ज्योग्राफी जानता है, हिस्ट्री जानता है, वो बेचारा सिर्फ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, हमारे प्यारे बच्चों को डरा देते हैं शब्दों से क्या करते हैं, डरा देते हैं। डरने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, पॉलिटिकल पावर शेयर्ड बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। फेडरल गवर्नमेंट में संविधान बना होता है। क्यों? अरे भैया हो सकता है कर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भैया स्टेट मैं तेरे साथ पावर शेयर नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ पावर शेयर नहीं करूंगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट उठ के आएगी, बोले देख संविधान में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, मुझे भी पावर दे रखा है, मेरा मुझे भी पावर दे रखा है। तो रिजिड मतलब वो आसानी से चेंज नहीं हो सकता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उसमें से फेडरल का शब्द हटा देगी, बोले काय का फेडरलिज्म, सारी पावर मेरे ऊपर है। तो लिखित में होती है चीजें और वो रिजिड होती है, जिसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं रिजिड। यहां पर तो संविधान इतना फ्लेक्सिबल होता है कि साहब जिस दिन मुझे लगा कि मेरी पावर जा रही है, उस दिन मैं संविधान ही चेंज कर दूंगा। उस दिन मैं क्या करूंगा, संविधान ही चेंज करूंगा। जाओ भैया, जिसको जो करना है कर लो। किसमें होगा फ्लेक्सिबल, यूनिटरी में। किसमें होगा रिजिड, फेडरल में। ठीक है, किसमें दो या दो सरकार होगी, फेडरल में। किसमें केवल एक होगी, यूनिटरी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसमें शेयर होगा पावर, फेडरल में। किसमें नहीं होगा, यूनिटरी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, सेंटर प्लस स्टेट लॉ, है ना। दो कानून चलते हैं, स्टेट का अलग चलता है, सेंटर का अलग चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही लॉ चलता है भैया पूरे देश में। जहां पर एक ही लॉ चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे एमपी बोर्ड, कुछ बच्चे यहाँ पे सीबीएसई के हैं, हो सकता है कोई बच्चा एमपी बोर्ड का भी हो। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सर स्टेट को अधिकार है कि वो अपने प्रकार से एजुकेशन करवाए बच्चे को। गोवा अलग प्रकार से करवा सकता है, यूपी अलग प्रकार से करवा सकता है, महाराष्ट्र अलग प्रकार से करवा सकता है। मतलब उनको ये कानून, मतलब उनको ये अधिकार है। क्यों है? क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। आगे के समझ में। नेक्स्ट बेटा ध्यान दीजिएगा। अब सर मान लीजिए मुझे पूछा एग्जाम वाले ने कि भाई बताओ क्या क्या फीचर्स है, आपके सुनील सर ने जो बताया है ये बताओ कि फेडरलिज्म किसको कहा जाए, किसको कहा जाए। ध्यान दीजिएगा, ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। फेडरलिज्म में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, सबका अलग अलग कोर्ट होता है, सबका अलग अलग कोर्ट होता है। गोवा का कोर्ट अलग होगा, तो मद्रास का कोर्ट अलग होगा, तो कर्नाटक का अलग होगा, तो एमपी का अलग होगा, तो गुजरात का अलग होगा। सर ऐसा क्यों? सर इनको हाई कोर्ट क्यों दे रखे सर, एक सुप्रीम कोर्ट काफी है ना? नहीं, अरे हो सकता है भैया गोवा में, हो सकता है गोवा में कोई इशू हो गया, कोई इशू हो गया, मान लीजिए वहां पर कोई भी एक बड़ा इशू हो गया, तो गोवा वालों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, अब गोवा वालों की तरफ से कौन लड़ेगा भैया? सेंटर वालों ने गोवा सरकार से क्या कहा कि आपके यहाँ टूरिज्म अब बंद। क्या बात कर रहे हो सर, गोवा हमारा टूरिज्म से तो चल रहा है। सेंटर वालों की वाट लगाएंगे कौन, गोवा वाले। सर कैसे लगाएंगे? बोले हाईकोर्ट। बोले साहब देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तो हाईकोर्ट लड़ने जाएगा। हाईकोर्ट संविधान बताएगा कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो आप, या आप गलत कर रहे हो, तो भैया इनकी तरफ से कोई ना कोई कोर्ट तो चाहिए, इनकी तरफ से कोई ना कोई लड़ने वाला तो चाहिए। इसलिए हमने हर एक स्टेट को अलग अलग हाईकोर्ट दे रखा है,
कुछ हाई कोर्ट्स कुछ स्टेट के लिए कॉमन है क्योंकि छोटे छोटे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट को जब हाई कोर्ट अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। एक और फीचर क्या है फेडरलिज्म का, फीचर मतलब क्या, फेडरलिज्म कैसा होता है, तो ऐसा होता है जहां पर अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग हाई कोर्ट हो, जहां में सारी बातें संविधान में लिखी गई हो कि देखो स्टेट के पास पावर ये होंगे, सेंटर के पास पावर ये होंगे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फेडरलिज्म कहेंगे। सिंपल सा चैप्टर है यार, डरने का नहीं है। ठीक है, मान लो कि सेंटर चाह रहा है कि संविधान में कुछ बदलाव लेकर आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि संविधान में कुछ बदलाव लेकर आ जाए। अरे ऐसी लेकर आ जाओगे क्या, आसान है क्या, आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस सेंटर की पावर स्टेट की पावर छीन रहा हो। अरे हो सकता है यहां पर बीजेपी की सरकार बैठी हो सेंटर में और किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बैठी हो, मान लीजिए 4-5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बैठी हो और इसका मन हो गया कि सर बाकी स्टेट तो अपने हो ही गए, सब जगह क्या कर देते हैं, संविधान ही चेंज कर देते हैं, फेडरलिज्म खत्म कर देते हैं और यहाँ पर भी अपना शासन लागू कर देते हैं, मतलब केवल सेंटर की चलेगी। लेकिन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इतना आसान नहीं है संविधान को चेंज करना। क्यों, क्योंकि साहब जब भी आपको चेंज करना है तो आपको आधे से ज्यादा स्टेट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, या मतलब उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम संविधान चेंज कर सकते हैं क्या। अगर उन्होंने बोले हाँ तो हाँ, ना तो ना। आगे क्या समझ में, ना तो संविधान को चेंज करना आसान है और अगर करते भी हैं तो इनके पास हाई कोर्ट है लड़ने के लिए। ठीक है, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाया। ठीक है, मैं कहानी बता चुका हूं। कहानी क्या थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले अलग अलग राजवंश थे, 550 से ज्यादा हमारे यहाँ राजा थे। तो देश आजाद होने के बाद इन लोगों ने कहा कि भैया हम एक तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा। ठीक है, और क्या है, आपने जीएसटी सुना होगा, जीएसटी, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एक होता है एचजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मतलब जो भी टैक्स आएगा वो बराबर बांटा जाएगा सेंटर में और स्टेट में, क्योंकि सेंटर को भी देश चलाना है और स्टेट को स्टेट चलाना है। ठीक है, तो दोनों में जो पैसा है बेटा वो बराबर बांटा जाता है। ये भी एक फीचर है फेडरलिज्म का। टैक्स जब आता है तो सेंटर को भी कुछ जाता है और स्टेट को भी कुछ जाता है, इस प्रकार से देश चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। फेडरल सिस्टम बनाने के दो ऑब्जेक्टिव हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाने के दो ऑब्जेक्टिव हैं, और वो क्या है सुनिएगा। एक तो देश की यूनिटी बनी रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जब राजाओं ने ऐसा कहा कि ठीक है यार हम अब भारत का एक हिस्सा है, हम वो अलग अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने स्टेट को अपने तरह से चलाएंगे। जब उन्होंने ऐसा बोला तो हम समझ गए कि भाई ये फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ये पूरे भारत को एक कर दिया, मतलब हम अलग होके भी एक है, हम अलग होके भी क्या है बेटा, एक है। तो यूनिटी मेंटेन रखने के लिए फेडरलिज्म लाया जाता है। और दूसरा, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, जैसे हमारे भारत देश में मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, गुजराती भी है, ठीक है, केरल के लोग भी हैं, ठीक है, वीकेंड से कश्मीर के लोग भी हैं। सबका अलग अलग कल्चर है, सबका अपना अपना खाना पीना है, सबका अपना अपना कपड़े पहनने का तरीका है, सबकी अलग अलग भाषा है, सबको हमने पावर दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है तो हम दोनों पैर पे खड़े हो जाते हैं। ये फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म है कि भले ही हम अपना अपना कल्चर, हमारी अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले हम भारतीय हैं। ये फेडरलिज्म है। आगे क्या समझ में, तो अलग अलग डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए और यूनिटी रखने के लिए हमने क्या कर रखा है बेटा, फेडरलिज्म बना रखा है। ठीक है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, है ना, हम अलग अलग होते हुए भी सब क्या है, एक साथ हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फेडरलिज्म में एक बात तय है कि सेंटर कभी भी धोखा दे सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि सर वहां का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है बड़ा रिजिड होता है, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, इसमें एक एग्रीमेंट होता है, पूरी चीजें लिखी होंगी, और उस एग्रीमेंट को एक प्रकार से आप क्या कह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो सकता है कल स्टेट सेंटर वाला धोखा दे दे, हो सकता है कल सारे स्टेट वाले मिलकर ये बोले कि नहीं हमको तो अलग चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? भैया एग्रीमेंट हो रखा है ना, एग्रीमेंट हो रखा है, संविधान बन रखा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ सालों पहले कश्मीर का कहना था कि हमको अलग कर दो। अबे ये कोई हलवा है? हमारे देश में हरियाणा में जाओगे तो वहां पे सीट पर अगर रुमाल गिर जाए तो सीट उनकी हो जाती है, तुम कश्मीर अलग मांग रहे हो। ठीक है, तो मुन्ना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देश क्या है, फेडरल है, अपना कल्चर एंजॉय करो, लेकिन रहना आपको आपके देश में ही है, ठीक है। तो इसमें एक एग्रीमेंट होता है और ये सारे के सारे एग्री हो जाते हैं एक साथ रहने के लिए। ये दो मेन चीजें होनी ही चाहिए फेडरलिज्म में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब फेडरलिज्म भी दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। फेडरलिज्म भी कितने प्रकार का होता है बेटा? दो। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। क्या होता है समझिएगा। कमिंग टुगेदर में जितने भी स्टेट्स हैं वो खुद चलकर आएंगे, बोलेंगे सर अब क्यों ना हम एक देश बन जाएं, हो सकता है कोई अटैक हम पर हो और हमारा पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो लूट कर ले जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, समझदारी से काम करते हैं और इस प्रकार से काम होता है। सारे स्टेट्स मिलकर एक सेंटर बना लेते हैं, ठीक है, कमिंग टुगेदर, जहां पे सारे के सारे स्टेट्स अपने आप आए और डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि यार नहीं अब एक देश बनाना पड़ेगा, है ना। यूएसए क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है कि हम सब आए एक साथ और सबने तय किया कि भैया हम अपना एक देश बनाएंगे, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर वैसा नहीं है। होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स को पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि स्टेट पे भरोसा नहीं, कभी भी चला जाएगा। हुआ था एक बार क्या एमपी में क्या हुआ, एमपी में कुछ आदिवासियों ने, एसटी ने बोला कि हमको एक भील प्रदेश चाहिए। कौन सा प्रदेश चाहिए? भील प्रदेश, है ना। हमको कौन सा प्रदेश चाहिए? भील प्रदेश। सिखों ने क्या बोला? हमको खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। जैसे पाकिस्तान है तो खालसा के लोग क्या मांगने लगे? खालिस्तान। ये पॉसिबल नहीं है सर, इसलिए मैंने क्या बोला, इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पर भी, वो कभी भी बगावत कर दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही प्यार से शांति से सीआरपीएफ बुलाती है और तबियत से उनको समझा देती है, समझ गए ना, ठीक है। तो भील प्रदेश मांग रहे थे या खालिस्तान मांग रहे थे, ऐसी चीजें ना हो, इसलिए ऐसे स्टेट्स को क्या होता है, पकड़ के रखना पड़ता है कि नहीं भैया आप कहीं नहीं जा सकते, है ना, संविधान आपको ये करने से मना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। लार्ज कंट्री decides to divide power between constitutional units and center. Holding together का मतलब क्या है, जहां पर स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए उनको भी कुछ पावर दी जाती है ताकि उनको भी बुरा ना लगे, और सेंटर के पास तो पावर रहती ही है। ऐसे फेडरेशन को हम क्या कहेंगे? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, अब आप खुद चलकर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इनको क्या दिया जाता है भैया, इनको खुद ही बोला जाता है कि चलो अब खुद ही चलकर आए हो, इसका मतलब आप दिल से चाहते हो हमसे जुड़ना, आप हमसे दिल से जुड़ना चाह रहे हो, इसलिए काम करो, तुमको जैसा अपने एरिया में कानून बनाना है बनाओ, और तुमको जब जाना है चले भी जाना। ध्यान दीजिएगा, कमिंग टुगेदर में स्टेट आता है और अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अपनी मर्जी से आया था, वो अपनी मर्जी से आया था। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, किसी भी स्टेट पर कमिंग टुगेदर में उसमें कोई बोल सकते हैं, उस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उस पर आप क्या नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर क्यों? हो सकता है भाई, हो सकता है कि वो स्टेट अपने आप में इतना बड़ा हो कि वो खुद का एक देश बना ले,
वो तो आपके साथ आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इतिहास में आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक ही रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है बेटा, सारे स्टेट्स एक साथ आएंगे और होल्डिंग टुगेदर में पावर डिवाइड करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, ताकि वो लोग जा ना पाए, है ना, तो उनको ना वो जा ना पाए, इसलिए उनको अलग अलग हमको पावर देने पड़ेंगे। इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, मतलब इनको अपना अपना कानून बनाने का अधिकार है, छूट है, जैसा बनाना है बनाओ, जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंटर को हमको ज्यादा पावर देनी पड़ती है। बोले कि सर अभी तो आपने बोला फेडरलिज्म में, लेकिन फेडरल भी दो प्रकार का होता है ना बेटा, जैसे इंसान भी दो प्रकार के, 4 प्रकार के, 1000 प्रकार के होते हैं, है ना, है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे फेडरलिज्म भी 2 प्रकार का है। एक में क्या होगा, सेंटर ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्यों, क्योंकि भरोसा नहीं ना भाई, तभी तो होल्ड करके रखा है, अरे तभी तो होल्ड करके रखा है, भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने इनका इतिहास देखा है, इतिहास देखा है। याद कीजिए, हैदराबाद के निजाम ने मना कर दिया था हिंदुस्तान में इंक्लूड होने से, उसने बोला मैं पाकिस्तान का रहूंगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मात्र 72 घंटे में हैदराबाद को हिंदुस्तान में कर लिया था। तो ऐसा तो कोई भी स्टेट कर सकता है फ्यूचर में, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग टुगेदर में रखना पड़ेगा, और सेंटर को ज्यादा पावर देनी होगी, ताकि जब भी कोई स्टेट ऐसा करे तो इनको जवाब देना पड़े, इनको जवाब, सीआरपी बुलाई जाए, आर्मी बुलाई जाए, और इनको बताया जाए कि अगर जाने की हिम्मत भी की तो आपको प्रसाद दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। हाँ, इसमें खास चीज होती है, कमिंग टुगेदर में सबके पास पावर क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। सर कैसे कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, हमारे देश में पावर इक्वल है कि अनइक्वल है, हमारे देश में पावर अनइक्वल है। क्यों, क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर है, और होल्डिंग टुगेदर में पावर अनइक्वल रहते हैं। अब एक एग्जांपल सुनिएगा, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे देश में, जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे आदिवासी ज्यादा है। नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे आदिवासी ज्यादा है। तो आदिवासी क्या है भैया, उनका कहना है कि हम जंगलों से दूर नहीं जा सकते। हमको पहले भी जंगलों में रहना पसंद था, हमको जंगलों की लाइफ अच्छी लगती थी, इसलिए हम जैसे रह रहे हैं हमको वैसे रहने दिया जाए, है ना। और वहां की सरकार में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वहां पर होने चाहिए कानून बनाने के लिए। ठीक है, बाकी के स्टेट्स में ऐसा नहीं है, बाकी के स्टेट्स में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसा स्पेशली कोई बात नहीं मानी गई है उनकी। जैसे मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, है ना, फॉर एग्जाम्पल गुजरात की छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ स्टेट्स को हमने अलग पावर दे रखा है और कुछ स्टेट्स को हमने अलग पावर दे रखा है। ठीक है, कुछ स्टेट्स को हमने बोला कि आपका कल्चर जैसा है, आपकी लाइफ जैसी, आप वैसे रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वहां पर जो एक ट्राइब है ना, शेम्पेन ट्राइब, उनको जैसा रहना है वैसे रहने देती है सरकार, जैसा रहना है वैसे रहने देती है सरकार। क्यों, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर है और उनका कल्चर वैसा ही है, वो हम जैसे नहीं रहते, वैसे ही रहते हैं जैसे पुराने समय में प्रिमिटिव मैन रहते थे, सभी नहीं, जंगल में लोग, जंगल के लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको इतना ध्यान रखना है केवल कि होल्डिंग टुगेदर का पावर जो है वो इक्वल रहेगा, और सॉरी, कमिंग टुगेदर का पावर इक्वल रहेगा और होल्डिंग टुगेदर का अनइक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहां पर है बेटा कमिंग टुगेदर, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर कहां है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सिंपल सा एग्जांपल है, इन देशों को अपने स्टेट्स पे भरोसा नहीं है, इन स्टेट्स को अपने देश पे भरोसा है, इसलिए खुद चलकर आए और ये स्टेट रोकने पड़ रहे हैं, क्या, पावर देकर। अरे भैया रुक जाओ, तुमको ही पावर दे रहे हैं, तो पावर मिल गया, शांत बैठ गए, खत्म बात, आगे के समझ में। नेक्स्ट ये रहा होल्डिंग टुगेदर, है ना, पकड़ के रखा हुआ है। अगर इसमें से एक भी स्लैब हटा दिया, ट्रायंगल खत्म, कोई ट्रायंगल नहीं है। मतलब एक शेप, मान लो हिंदुस्तान है, मान लेते हैं, अगर इसमें से एक भी चीज हट गई तो ये परफेक्ट शेप नहीं रहेगा, फिर अलग शेप हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए पूरे स्टेट्स मिलकर एक सेंटर की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक बड़ा सा सेंटर बनाना चाह रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कमिंग टुगेदर, और इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, आ जाइए बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। सर बहुत हो गया सर, समझ में आ गया फेडरलिज्म। अब कोई ऐसी बात बताइए, अब कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे देश को फेडरल बनाता हो, जो हमारे देश को फेडरल बनाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि फेडरलिज्म पढ़ लिया, हाँ सुनील सर ने पढ़ा दिया, चलो प्रूव करो कि आपका देश फेडरल है। अब फंस गए, अब फंस गए, अब तो वकालत होने लगेगी, तो आपको वकील बनना पड़ेगा कि माय लॉर्ड मेरे पास कुछ सबूत है कि हमारा देश फेडरल है, हमारे देश में कुछ चीजें फेडरल जैसी हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे देश को फेडरल बनाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज है ये 1, 2 और 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हमने 2 सरकारें मेनली बनाई, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट को एक लिस्ट दी हमने, बोले ये लो, संविधान ने बोले ये लो, बोले साहब ये क्या है, बोले इसमें वो सारी चीजें जिस पर तुम कानून बना सकते हो। बोले सर कैसे, बोले कैसे, बोले सुनो यूनियन वालों, सेंटर वालों सुनो, डिफेंस पे तुम कानून बना सकते हो, बैंक पे तुम कानून बना सकते हो, कम्युनिकेशन पे तुम कानून बना सकते हो। बोले अच्छा, स्टेट वाले ने पूछा था मुझे, जैसे आपका छोटा भाई नहीं होता, तो बोले मुझे, स्टेट को बोला गया पुलिस पे तुम कानून बना सकते हो, एजुकेशन पे तुम कानून बना सकते हो, फॉरेस्ट पे तुम कानून बना सकते हो। बोले सर ये क्या है, कॉन्करेंट, दोनों कानून बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है ना, एजुकेशन ले लेते हैं, तो एजुकेशन यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। अब सर मान लीजिए यूनियन ने भी बना लिया और स्टेट ने भी बना लिया, चलेगी किसकी, यूनियन की। क्यों, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर है ना, और सेंटर की चलती है, सेंटर की चलती है। आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स हमारे इसमें फेडरल के हैं। जैसे जैसे कोई बच्चा है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम की क्वालिटीज है, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं है, वो एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम की 4, 5 या 6 क्वालिटीज है, लेकिन पूरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। तो लेट मी टेल यू, हिंदुस्तान में कुछ क्वालिटीज फेडरल की है, वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तरह से फेडरल होता तो सर इक्वल पावर होते ना सभी के पास। कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन, कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन नहीं होते। अबे हाँ ना, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ फिर होल्डिंग टुगेदर भी नहीं होता, सबके सभी स्टेट्स को पावर मिलते। ये सुनो, इसका मतलब ये है कि वहां पर जहां पर होल्डिंग टुगेदर होता है वो देश पूरी तरह से क्या नहीं होता, फेडरल नहीं होता। लेकिन तभी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे देश को फेडरल बनाती हैं, जिसमें से पहला क्या है बेटा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यूनियन लिस्ट जब संविधान बना तो उसमें हमने 3 लिस्ट बनाई, क्योंकि हमारा देश क्या था, किसके जैसा था, थोड़ा थोड़ा फेडरलिज्म के जैसा, फेडरल है ना। हमारे सम फीचर्स है, कुछ फीचर्स हमारे किसके हैं, फेडरल के जैसे है ना। तो यूनियन लिस्ट को हमने बोला कि सुनो आप किस किस पे कानून बना सकते हो, डिफेंस पे बना सकते हो, बैंकिंग पे बना सकते हो, करेंसी पे, मतलब जो नोट वगैरह छापने का काम होगा वो आपका होगा, फॉरेन मतलब दूसरे देशों के साथ कैसे बिजनेस करना है वो आपका काम होगा, कम्युनिकेशन है ना, टेलीफोन ये वो मोबाइल वगैरह, इसके सारी पॉलिसीज कौन बनाएगा, आप बनाएंगे। बोले साहब इस पे कौन, तो यूनियन कानून मतलब सेंटर कानून बनाएगा। कौन बनाएगा, सेंटर। ऐसी चीजों पर ये फोकस करेगा जो देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना जब हमारे देश में आया था तो सबसे ज्यादा कानून बनाए थे किसने, सेंटर ने। क्यों, क्योंकि सर यूनियन को या जो सेंटर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस करना होता है उन इश्यूज पर जो देश के लिए खतरा बन रहे हैं, और स्टेट को उस पर फोकस करना होता है जो उनकी स्टेट के लिए खतरा बन रहा है। यस और नो, तो स्टेट लिस्ट किसके लिए है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है ना, मतलब ये मोदी का, ये योगी का, ये दोनों का, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। स्टेट लिस्ट है सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। स्टेट गवर्नमेंट से इस पे कानून बनाएगी, जैसे पुलिस, ट्रेड मतलब बिजनेस, कॉमर्स बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन।
मतलब आपके यहाँ जो खेती पर कानून बनाएंगे वो कौन बनाएगा बेटा? कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट किसके लिए है बेटा? बोथ, दोनों के लिए, दोनों के लिए। सर कैसे? सर कैसे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड भी है और एमपी बोर्ड भी है। एमपी बोर्ड मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड एजुकेशन। इसका मतलब ये है एमपी जैसा चाहेगा वैसा सिलेबस दे सकता है और सीबीएसई सेंटर लेवल जैसा चाहेगा वैसा सिलेबस दे सकता है। अब दोनों प्रकार से सेंटर ने भी एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाई, स्टेट ने भी बनाई। यस और नो? तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? कॉन्करेंट लिस्ट बोलेंगे। है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट, दोनों बना सकते हैं ना। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉज। इसमें क्या किया जाएगा? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, है ना। किसी को गोद लेना है, शादी से जुड़े हुए मामले, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने के चांसेस 99% है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक और होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब ये क्या होता है बेटा? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आपके देश में एलियन आ गया। कौन आ गया? एलियन। अब उस एलियन के बारे में पता चला कि भाई एलियन केवल एक नहीं आया है, पूरे भारत देश में तकरीबन 1000 एलियंस है, 1000। और वो 1000 से देखते ही देखते कितने हो गए? 1 करोड़ एलियन हो गए। कितने हो गए? 1 करोड़। सुनिएगा ध्यान से, 1 करोड़ एलियन हो गए, ठीक है। आपके देश में 1 करोड़ एलियन हो गए और सरकार ने डिसाइड किया, मतलब ये डिसाइड हुआ कि चलो यार उनके लिए भी कोई स्टेट बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उनके लिए एक अलग एरिया बना देते। प्रॉब्लम ये है कि इनको सेंटर देखेगा कि स्टेट देखेगा, कि दोनों देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, जो ना यूनियन में है लिखा हुआ है, जो ना स्टेट में लिखा हुआ है, जो ना कॉन्करेंट में लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट ही अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यूरी पे सबसे ज्यादा पावर होता है किसका? सेंटर का। किसका? सेंटर का। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है? जो बचे कुछ है, जो ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, जो ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है और जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, ऐसे को क्या बोलेंगे हम? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया सिर्फ समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी लिस्ट, है ना, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। जैसे 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 कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, ये सारे के सारे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं और इस पर सबसे ज्यादा किसकी चलती है? यूनियन गवर्नमेंट। एमसीक्यू में आएगा मेरे बच्चों, एमसीक्यू में आएगा, बताइए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे कौन कानून बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये रहा यूनियन लिस्ट, है ना, जिसमें हमारे मोदी है, ठीक है। इस पे सारे कानून कौन बनाएगा? ठीक है, मोदी और मोदी के जो काउंसिल मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीएम हैं, अभी ये योगी का फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारे एमपी में डॉक्टर मोहन यादव है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में कि किसी भी लिस्ट में नहीं आता और उसपे पावर किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। किसका होता है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है सर, समझ गए। लेकिन ऐसी कोई समस्या बताइए जिसमें हमने वाकई में प्रूफ किया है कि हाँ हमारा फेडरलिज्म है। तो एक तो हो गया वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एक तो हो गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एक और क्या है? एक और एग्जांपल देता हूं। अभी दोनों हाथ जो मिला रही है क्या है बेटा? अभी तो ये सीएम नहीं है, लेकिन एक टाइम पे सीएम थे। तो फेडरलिज्म में यही तो खासियत है, आप किसी भी पार्टी से हो लेकिन आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। आप किसी भी पार्टी से हो, आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, यही फेडरलिज्म है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, जो ये बताता है कि हाँ सर हमारा स्टेट फेडरल है। सर कैसे? हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स में हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तमिलनाडु में लुंगी पहनते हैं, महाराष्ट्र में वो लोग धोती पहनते हैं, राजस्थान में वो लोग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं,
गुजरात में, आसाम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। कहने का मतलब यह है कि सब अलग अलग है, ठीक है, कल्चर अलग अलग है। तो हुआ क्या कि इसका भी इतिहास है सर, हिस्ट्री है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, हमारा भारत देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु नाम के बंदे ने कहा, ये जो आंध्र प्रदेश का था, इसने बोला साहब हमको हमारा स्टेट अलग चाहिए। अलग मतलब भारत देश से अलग नहीं चाहिए, हमको हमारे पावर्स अलग चाहिए। हम तेलुगु के लोग अलग रहेंगे क्योंकि हमारा कल्चर एक जैसा है, ठीक है। महाराष्ट्र ने भी आवाज उठाई, महाराष्ट्र के लोग अलग रहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला यार अभी तो देश आजाद भी नहीं हुआ और ये लोग बगावत करने लगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहीं मौजूद थे। बोले साहब डरो मत, कोई बात नहीं, इनको हम अच्छा प्रसाद देते हैं। बोले क्या? बोले ऐसा करते ना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेकर आ जाते हैं, है ना, कि हमारे देश में ही रहेंगे, वो इनके साथ भी हम पावर बांट लेंगे। तो हमने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना लिए, है ना, कि यार जाओ तुम भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य बनाओ। कैसे भाषा के आधार पर? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आसाम में आसामीज बोली जाती है, ठीक है। तो तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। बोले जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है, सबको। तो सर ये फेडरलिज्म का एग्जाम्पल ही तो हुआ, माय लॉर्ड, हैंड्स प्रूव्ड कि मेरे यहाँ फेडरलिज्म है। मेरे यहाँ लोग भले ही अलग अलग भाषाओं के बेस पर अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, लेकिन तभी भी मेरे हिंदुस्तान में जब झंडा फहराता है तो दोनों पैरों पे खड़े हो जाते हैं। यही फेडरलिज्म है, यही फेडरलिज्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए, स्टेट को पावर दे दिया कि आपको जैसी आपकी सरकार चलानी है चलाइए, आपको जैसा रहना है रहिए, आपको जैसा सिस्टम चाहिए आप कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये वही चीज कह रहा है, ठीक है। नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, नए नए स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। जो नए स्टेट बनाना, उनके साथ पावर शेयर करना, यही फेडरलिज्म है। उनके नाम चेंज कर देना, ठीक है, उनके नाम चेंज कर देना, और तभी भी स्टेट्स को कोई आपत्ति ना होना, कोई अपोज ना होना, ये भी एक फेडरलिज्म है, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएटेड बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, है ना। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड में इन लोगों को हमने अलग अलग पावर दे रखी है ना। मतलब पावर क्या है, पावर क्या है, इन्होंने बोला कि भैया हमारा कल्चर अलग है, हमारी हमारी जो रहने का तरीका वो अलग है। सरकार ने कहा भैया जैसा रहना है रहो। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स को पावर अलग दिए जाते हैं, कुछ स्टेट्स को पावर अलग दिए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किस प्रकार का है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, किस प्रकार का है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, ये देखिए साहब, इतनी भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने जनरली सुना होगा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड, क्या होता है शेड्यूल? सुनिए दोस्तों, आज के बाद कभी शेड्यूल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से। शेड्यूल मतलब कुछ नहीं रे, शेड्यूल का मतलब होता है जो चीज संविधान में लिखी गई वो खत्म। जितनी भी कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो शेड्यूल कास्ट है। बताऊंगा अभी, रुको। जितनी भी आदिवासी जातियां, ट्राइब संविधान में मेंशन्ड है वो शेड्यूल ट्राइब है, और जितनी भी लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड की हुई है, लिखी हुई है संविधान में, वो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, खत्म। अब बोले साहब उनके ही नाम क्यों लिखे? क्योंकि हमने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि भैया इस कास्ट को स्पेशल फैसिलिटी देने की जरूरत है, वो शेड्यूल कास्ट के नाम मेंशन हो गए। इस ट्राइब को स्पेशल पावर देने की जरूरत है, वो शेड्यूल ट्राइब हो गए। और ये लैंग्वेजेस हमने रिसर्च करके पता किया कि ये भाषाएं हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा बोली जाती है, हमारे संविधान में इसको मेंशन किया, इसलिए क्या हो गई ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम एटसेट्रा। सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ वो कौन सी है? नन अदर देन हिंदी। कौन सी है? हिंदी। कितनी बोली जाती है बेटा? 40.2। और इसके बाद अगर सबसे ज्यादा बोली जाती है तो कौन सी बेटा? बंगाली। सबसे ज्यादा कौन सी? बंगाली, है ना। पहली है हिंदी, सेकंड है
बंगाली। ठीक है, मैं जानबूझ के 2 पार्ट में आपको ये करवा रहा हूं ताकि आप पहले पार्ट 1 अच्छे समझ ले, है ना? पार्ट 1 अच्छे समझ ले, फिर पार्ट 2 में आप थोड़ा सा एनर्जी लेकर आए, फिर उसको आप पढ़ें। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा बेटा? पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा? ठीक है, लैंग्वेज देखी, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स दे रखे, इसका मतलब फेडरलिज्म है। ठीक है, अगर दोनों कोई भी सरकार हो, दोनों एक साथ काम कर रहे तो फेडरलिज्म है। ठीक है, ये आपने देख लिया। रेसिड्यू सब्जेक्ट में किसकी चलती है? सेंटर की चलती है सर, सेंटर की चलती है। कंकरेंट लिस्ट देखा आपने, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज देखी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल सा फंडा था फेडरलिज्म का। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा पार्ट 1 क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है। इसको रिवाइज कीजिए, मस्त पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी आपको शिकायत हो कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं उस पर आपकी क्लैरिटी ला पाऊं, क्योंकि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मेरा हर बच्चा एग्जाम छोड़कर आए। बेटा मिलेंगे पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।